तो हम लोग आज जो देखेंगे ना, जी सर। ये हम लोग ओएलएस के बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि द क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस कंसिस्ट ऑफ टू ब्रांचेस। अब जो क्लासिकल थ्योरी है स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस का, उसमें दो ब्रांचेस है। एक पहला वाला क्या है, एस्टिमेशन। दूसरा वाला क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो मतलब हम लोग जो स्टैटिस्टिकली हम लोग जो एक इन्फरेंस निकालते हैं, मतलब एक नतीजे में आते हैं, ठीक है ना। तो उसमें पहला वाला तो ये एस्टिमेशन। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन बताओ, कंजम्पशन फंक्शन कैसे ऐसा होता है, सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई, है ना। यहाँ पे सी जीरो लिख सकते हैं। सुनाई दे रहा है ना। हाँ सर। ये एमपीसी है। तो हम लोग ये जो इक्वेशन हम लोग बना रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि अब ये एक थ्योरी है कि ये जो कंजम्पशन है ये इनकम के ऊपर डिपेंड है। तो इनकम के ऊपर डिपेंड, ये जो थ्योरी हम लोगों ने या अर्थशास्त्रियों ने जो दिया है हम लोगों को, तो उसका एक टेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है ना। एक टेस्टिंग कि ये किस हद तक सही है। तो वो टेस्टिंग हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग। उसको हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल टेस्टिंग। एम्पिरिकल टेस्टिंग। तो एम्पिरिकली हम लोग टेस्ट करते हैं, लोगों के बीच में हम लोग जाके डेटा कलेक्ट करके सवाल पूछ के, कि हम लोग देखते हैं आखिर में ये जो इक्वेशन है ये सच में काम करता है कि नहीं। तो किसी भी हम उठा लेते स्टैटिस्टिकल जो टेस्टिंग है, तो उसका दो पार्ट है। पहला वाला एस्टिमेशन। अब यहाँ पे एस्टिमेशन के लिए दो कोऑर्डिनेट, दो पार्ट्स है ना। एक तो वाला ये वाला है, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ये हो गया एमपीसी। इन दोनों का एस्टिमेशन, ठीक है ना। मान लो कि कंजम्पशन फंक्शन हम लोग का निकला, ये मान लो 100 प्लस 0.8 इंटू इनकम। तो ये 100 जो मिला ये हो गया फ्रॉम एस्टिमेशन से, एस्टिमेटेड वैल्यू, ये 100 और ये एमपीसी का वैल्यू। अब ये जो दो वैल्यूज हैं ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं, इसका भी हम लोगों को जांच करना पड़ता है। तो पहला वाला क्या काम है कि हम लोग निकालते हैं, वैल्यूज निकालते हैं, एस्टिमेट करते हैं पैरामीटर्स का, सैंपल रिग्रेशन का, पैरामीटर्स का हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। वो एस्टिमेशन हो जाने के बाद उसका टेस्टिंग करते हैं, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम लोग एक्चुअली स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस उसका हम लोग टेस्ट करते हैं। हाँ जी, ये जो वैल्यू निकला ये किस हद तक सही है, ठीक है। तो यूजिंग द मेथड ओएलएस वी कैन एस्टिमेट द पैरामीटर्स बीटा नॉट, बीटा वन, वो जो था, एंड सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना। एंड अंडर द assumptions ऑफ CLRM सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। CLRM, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल।
ठीक है, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो हम लोग का जो एजम्पशंस, ओएलएस वाला जो एजम्पशंस है हम लोग वही इस्तेमाल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओएलएस एक मेथड का नाम है, तो एजम्पशंस हम लोग सीएलआरएम वाला बोलते हैं। ठीक है, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल थोड़ा थोड़ा बहुत अलग, मतलब एक ही पार्ट है। कई जगह पे हम लोग बोलते हैं एसएलआरएम, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो एक ही चीज अब हम लोग मान के चल सकते हैं इसको। तो अंडर द एजम्पशंस ऑफ द सीएलआरएम we can show these parameters: beta naught cap, beta 1 cap, sigma square cap satisfy blue property। अब ब्लू क्या था हम लोगों का? ब्लू ब्लू क्या था हम लोगों का? बेस्ड लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर्स। तो गॉस मार्कोव थ्योरम, गॉस मार्कोव थ्योरम हम लोग को ये बोलता है कि अगर ओएलएस का सभी एजम्पशंस होल्ड हो रहा है तो ओएलएस एस्टिमेटर्स क्या होंगे? ब्लू होंगे। ठीक है, सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर, आ रहा है आवाज। समझ में आ गया? हाँ सर, ये वाला समझ में आया। ये मतलब CLS मॉडल को भी SLM मॉडल ही बोलते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। हाँ, वो क्लासिकल और भी, कैच हाँ हाँ। अगर कल हम लोगों ने एक जो ही है। पहले पहले पढ़ा गॉस मार्कोव थ्योरम, तो हाँ सर। गॉस मार्कोव थ्योरम के अंदर एक्चुअली यही बोला गया, अगर ओएलएस का सभी एजम्पशंस सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ओएलएस का इस्तेमाल करके हमें जो एस्टिमेटर्स मिलेंगे, ये बीटा नॉट कैप, बीटा 1 कैप, सिग्मा स्क्वायर कैप, ये सभी ब्लू होंगे। ब्लू satisfy ब्लू प्रॉपर्टी, बेस्ट जी। लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर्स होंगे। ठीक है, सिंस दीज हाँ आर एस्टिमेटर्स देयर वैल्यूज विल चेंज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। जो मैंने कहा था कि हाँ सर। एक बड़ा पॉपुलेशन में से हम लोग 10 20 या 100 सैंपल्स लेते हैं, फिर हम सैंपल रिग्रेशन बनाते हैं हर एक सैंपल्स के लिए। तो यही बोला जा रहा है कि सिंस दीज आर एस्टिमेटर्स देयर वैल्यूज विल चेंज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। तो अगर वैल्यूज चेंज हो रहा है तो हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे, वो एक क्वेश्चन है। देयरफॉर दीज एस्टिमेटर्स आर रैंडम वेरिएबल्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और आगे जाके हम लोग इसको और समझेंगे कि ये जो जी। एस्टिमेटर्स है ये रैंडम से, रैंडम वेरिएबल्स है। क्योंकि हम लोगों ने क्या क्या कहा था कि ये पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है, तो यहाँ से हम लोग बहुत सारे सैंपल्स उठाए, तो हर एक सैंपल के लिए हमें बीटा 1 कैप मिलेगा, इसके लिए भी मिलेगा। हाँ सर। तो हर एक सैंपल के लिए हमें मिलेगा। तो अगर मान लो कि 100 सैंपल्स हैं तो हमें 100 बीटा नॉट बीटा 1 कैप मिलेगा, 100 हाँ बीटा 1 सर। कैप्स मिलेगा। तो ये तो 100, मतलब इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो जिस वेरिएबल, ये तो वेरी कर रहा है ना, ये 100 बीटा 1 ये वेरी कर रहा है, तो इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि बीटा नॉट का भी एक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, बीटा 1 का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, रैंडम एरर जो टर्म है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। क्योंकि हर एक सैंपल के लिए हर एक बीटा नॉट मिलेगा, बीटा नॉट मिलेगा, बीटा 1 मिलेगा, आई मीन बीटा नॉट कैप मिलेगा, बीटा 1 कैप मिलेगा, बीटा सिग्मा स्क्वायर कैप मिलेगा। तो ये इन सभी का एक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है? रैंडम वेरिएबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
हाँ सर। तो वी नीड टू फाइंड आउट देयर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, जिसके बारे में अभी बात कर रहा हूं मैं। तो therefore these estimators are random variables. We need to find out their probability distributions. Without that we will not be able to relate to their true values. अब true values मतलब इन लोगों का जो पॉपुलेशन पैरामीटर का वैल्यू है। ट्रू वैल्यूज मतलब वैल्यूज ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है। जी सर। जैसे कि यहां पे ये जो है बीटा नॉट, बीटा वन, ये सब क्या है? ये पॉपुलेशन का पैरामीटर्स है। अब बीटा नॉट कैप, बीटा वन कैप, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर कैप, ये किसका है? सैंपल, सैंपल पैरामीटर्स, ठीक है। तो जी सर। विदाउट दैट विल नॉट बी एबल टू रिलेट, without that will not be able to relate to their true values. तो ट्रू वैल्यूज जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर का वैल्यू है। एक्चुअली मैंने कहा भी था पिछले क्लास में कि ट्रू वैल्यू, पॉपुलेशन पैरामीटर का जो वैल्यू है वो हम लोग कभी जान ही नहीं पाएंगे। हम लोग उस पॉपुलेशन पैरामीटर का जो वैल्यू है उसके करीब पहुंचेंगे ये सैंपल का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत हम लोग ये नंबर वन पॉइंट देख लेते, दैट CLRM assumes that each UI, हर एक एरर टर्म is distributed normally with zero mean and constant variance, and covariance is zero. तो ये लगभग क्या हो गया, ये ओएलएस का ही दो तीन एजम्पशंस है। हम लोग को पहले से जी ही पता है कि यूआई का एक्सपेक्टेशन वैल्यू जीरो, मतलब ये मीन, हाँ सर। मीन जीरो। अब वेरिएंस एरर टर्म का क्या होता है? कांस्टेंट वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। अब कोवेरिएंस, कोवेरिएंस मतलब दोनों अलग अलग, तो अलग अलग हम लोग यू आई यू जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब कोवेरिएंस भी जीरो है। ये हम लोगों ने, तो इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यू आई इज नॉर्मली ये इसका इस्तेमाल मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? इन जीरो सिग्मा स्क्वायर। जैसे कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं कि ये वाला पार्ट जो होता है ये जीरो मतलब ये वाला मीन, और सिग्मा स्क्वायर मतलब ये वाला वेरिएंस, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, म्यूट कर लो, ठीक है। जी सर। बीटा नॉट कैप being the linear function of ui is normal distributed with mean beta naught cap is equals to beta naught, क्योंकि ये अनबायस्ड है। वेरिएंस ये सिग्मा स्क्वायर बीटा नॉट, मतलब वही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मोर कॉम्पैक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बीटा नॉट कैप मतलब सैंपल पैरामीटर जो इंटरसेप्ट टर्म है, एक तो होता है इंटरसेप्ट टर्म, एक होता है स्लोप टर्म या स्लोप कोफिशिएंट। इंटरसेप्ट टर्म एंड स्लोप कोफिशिएंट मतलब ये वाला एक रिग्रेशन में हम लोग ऐसा होता है, ये वाला हो गया इंटरसेप्ट,
ये वाला हो गया स्लोप। तो स्लोप इंटरसेप्ट जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका मीन क्या है बीटा नॉट, और वेरिएंस क्या है सिग्मा स्क्वायर बीटा नॉट। ये बीटा नॉट सफिक्स में है, ठीक है। देन बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी है। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम है तो आई हैव मतलब मेरा एक वीडियो भी है, उसको भी जाके देख लेना। वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लगभग डिटेल में डिस्कशन है, ठीक है। देन बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द वेरिएबल z which is z equal to beta naught cap minus beta naught by sigma beta naught। यहाँ पे z क्या है नॉर्मल 0 1, z डिस्ट्रीब्यूटेड इन नॉर्मल 0 1। इसको नॉर्मल 0 को क्या कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इसी टाइप का प्रॉपर्टीज है। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 को देख लेते हैं हम लोग। अब बीटा नॉट का हो गया, अब स्लोप वाला बीटा 1 कैप इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन बीटा 1। ये भी क्या है अनबायस्ड है। अब वेरिएंस उसी तरीके का वेरिएंस आएगा, मतलब यहाँ पे हम लोग जो बोल रहे हैं सिग्मा स्क्वायर एक्सआई समेशन एक्सआई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर बीटा 1, इसी को पूरा हम लोग बोल रहे हैं सिग्मा स्क्वायर बीटा 1। और मोर कॉम्पैक्टली दिस, और इसको हम नॉर्मल 0 1 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो बीटा 1 कैप माइनस बीटा मतलब एक्स माइनस मीन बाई एस डी, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो x को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसी तरीके से x माइनस मीन, ये जो नया वेरिएबल होगा ये हर टाइम z जो होगा ये नॉर्मल 0 1 में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है ना। तो हम लोग को ये पता चल गया कि ये जो इंटरसेप्ट टर्म है ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, और जो स्लोप कोफिशिएंट है वो भी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब थोड़ा एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ वेज एजुकेशन। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, where y is the mean hourly wage। ये जो y है ये mean hourly wage है। x be the years of schooling, the regression is this। ये जो इन लोगों ने किया वो करके ये आ गया, ठीक है ना। x क्या है years of schooling, how many years कितने साल ये पढ़ाई लिखाई किया, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा वो जो उसका जो सैलरी मिल रहा है उसके ऊपर। समझ में आ रहा है ना अमन? हाँ हाँ सर, आ रहा है सर समझ में। तो कितने साल ये पढ़ाई लिखाई किया तो उसका इफेक्ट उसके इनकम में किस तरीके से आ रहा है। अब ये डेटा को लेकर ये किया हुआ है कि कर लिया इसका। अब ये प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है आवरली वेज का, सैलरी का, ये है। तो ये हो गया बीटा नॉट इंटरसेप्ट टर्म माइनस 0.0144, सॉरी बीटा नॉट कैप, और ये वाला 0.7240 ये क्या हो गया बीटा 1 कैप। मतलब स्लोप टर्म। It shows that the estimated average increase in hourly wage। अब देखो यहां से हम क्या बोल सकते हैं
यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि बीटा वन कैप का वैल्यू आया 0.7240, मतलब अगर 1 एक्स्ट्रा ईयर एजुकेशन होता है, ठीक है ना, तो सैलरी कितना बढ़ेगा? ये सर प्लस 0.7240 सर। हाँ, तो इतना सैलरी इंक्रीज होगा, ठीक है ना। जी तो सर। अब देखो, इट शोज दैट एस्टिमेटेड एवरेज इंक्रीज इन मीन hourly wage related to 1 year increase in schooling is, मतलब कितना बढ़ेगा? इतना बढ़ेगा। अगर एक 1 year एजुकेशन ज़्यादा होता है तो सैलरी में इंक्रीज कितना आएगा? 0.724, विच इज 1 नंबर और 1 पॉइंट, ये पॉइंट आ गया, ठीक है ना। कितना आएगा? इतना पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब ये एक वैल्यू है। सो 1 नंबर एस्टिमेट ऑफ द अननोन पॉपुलेशन वैल्यू बीटा वन। अब ये जो एक पॉपुलेशन से लिया गया है, ठीक है ना, एक बड़ा सा पॉपुलेशन है, उसमें से किसी एक या दो सैंपल से ये निकला, एक सैंपल से ये निकला, तो बहुत सारे सैंपल्स हो सकते हैं, तो हर एक सैंपल का हर एक अलग अलग बीटा वन कैप निकलेगा, है कि नहीं बताओ? ठीक है ना। तो देयर इज ए क्वेश्चन ऑफ रिलायबिलिटी। अब हम कौन सा वाला बीटा वन कैप का इस्तेमाल करें? विच बीटा वन कैप इज गुड? बहुत सारे बीटा वन, यही कहा गया। इट शोज दैट द एस्टिमेटेड average increase in mean hourly wage related to 1 year increase in schooling, that is beta 1 cap, is 0.7240, which is a 1 number or point estimate of unknown population value beta 1. beta 1 जो population से होगा उसका वैल्यू पता नहीं, कभी पता चलेगा भी नहीं। So there is a question of reliability. In statistics, the reliability of point estimator, a point estimator, ये क्या है? Point. These are showing us a point. एक point बता रहा है कि एक वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू बोल रहा है। बीटा वन कैप का एक पर्टिकुलर वैल्यू यहां पे निकला 0.7240। तो in statistics, the reliability of point estimator is measured by the standard error. अब point estimator कितना सही है, कितना सटीक एस्टिमेशन किया, उसको हम कैसे देख सकते हैं? उसका स्टैंडर्ड एरर चेक करके। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। खाली इसको देखने से ही अब हम नहीं बोल सकते हाँ हो गया चलो सही है। एक एक्स्ट्रा ईयर पढ़ाई लिखाई कोई करता है तो उसका सैलरी में जो इंक्रीज वो 0.7240 इंक्रीज होगा, ऐसा हम बोल नहीं पाएंगे। कब तक? जब तक ये बीटा वन कैप का जो स्टैंडर्ड एरर है उसको हम देख ना लेते। बिना स्टैंडर्ड एरर को देखे कोई भी एस्टीमेट, पॉइंट एस्टीमेट का वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक्सेप्ट करना मतलब उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते आगे कि देखो ये रिग्रेशन का ऐसा रिजल्ट आया, पॉइंट एस्टीमेट का ये वैल्यू है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं। सो इस तरीके से हम पॉलिसी ले सकते हैं। नहीं, कब तक नहीं? जब तक उसका स्टैंडर्ड एरर हम लोग देख न लें। Therefore, instead of relying on the point estimate alone, we may construct
एन इंटरवल अराउंड द पॉइंट एस्टिमेटर। हम लोग क्या करेंगे, एक इंटरवल बनाएंगे किसके आसपास, किसको, किसके सराउंडिंग करके, वो पॉइंट एस्टिमेटर का जो वैल्यू उसके आसपास हम एक इंटरवल लेंगे और उस इंटरवल में हम लोग चेक करेंगे कि सिग्निफिकेंस लेवल कितना आ रहा है। से within 2 or 3 standard errors on the either side of the point estimator, such that these interval has say 95% probability। अब धीरे धीरे हम लोग अंदर जा रहे हैं। 95% probability of including the true parameter। तो जो ये ट्रू पैरामीटर पॉपुलेशन पैरामीटर है बीटा 1, उसके बारे में पता नहीं है हम लोग को। वी डोंट नो द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर बीटा 1। हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सैंपल्स है इसका इस्तेमाल करके हम लोग उस ट्रू वैल्यू, पॉपुलेशन पैरामीटर का जो ट्रू वैल्यू है उसका बहुत पास हम लोग आ सके। तो ये बहुत सारे जो पॉइंट एस्टिमेटर्स हैं, इसको ये पॉइंट एस्टिमेटर्स, ऑल दीज आर पॉइंट एस्टिमेटर्स। तो ये पॉइंट एस्टिमेटर्स का एक हम लोग एक इंटरवल बनाएंगे, एक रेंज बनाएंगे। अब कैलकुलेट करके देखेंगे कि जो इंटरवल बनेगा इसको हम बाद में, हम एक्चुअली हम लोग पढ़ चुके, इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल भी हम लोग बोलते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल। के इस इंटरवल के अंदर, ये इंटरवल हम बनाएंगे, 95% चांस है कि ये पॉपुलेशन पैरामीटर का जो वैल्यू इसके अंदर आ जाए। कितना परसेंट चांस है? 95%। तो इसको हम बाद में जाके बोलेंगे कि 5% सिग्निफिकेंस लेवल। समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है समझ में सर। मतलब सर जो उसके बीच में वो सर कॉन्फिडेंस इंटरवल, और इसका 95% चांस है कि सैलरी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नहीं नहीं नहीं, सैलरी नहीं बढ़ेगा। 95% चांस है कि ये बीटा 1 जो पॉपुलेशन का पैरामीटर है, जो हम लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं, उसका वैल्यू के आस मतलब बहुत करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो यहाँ कहीं भी होने की जो चांस है, ये इंटरवल, मतलब अगर हम लोग बोल देते हैं कि ये, मान लो कि पॉपुलेशन पैरामीटर का वैल्यू 20 है, मान लो ये एक्चुअल वैल्यू है 20, पॉपुलेशन पैरामीटर का वैल्यू। Yes। अब हम लोगों ने एस्टिमेट किया, एक का वैल्यू आया 17.2, एक का वैल्यू आया 12.3, एक का वैल्यू आया 18.9। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये वाला, अच्छा ये वाला बहुत करीब है ना, तो हम इसको अगर देख लेते हैं तो बोल सकते हैं हाँ ये वाला करीब है, तो ये बहुत करीब आया। तो अगर इसका पता है हम लोग को, वी डोंट नो दिस, पॉपुलेशन पैरामीटर का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम किसी एक के ऊपर, एक पॉइंट एस्टिमेट के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग एक इंटरवल बनाएंगे जहां पे बहुत सारे पॉइंट एस्टिमेटर्स हो सकते हैं। तो उसका ऐसे ही बनाएंगे कि उस इंटरवल में ये 20 का होना 95% चांस है, जी सर। पॉपुलेशन पैरामीटर का वैल्यू होना। ठीक है। If we want to find out how close से बीटा 1 कैप ये सैंपल से मिला इज टू बीटा 1, ये पॉपुलेशन, तो ये सैंपल वाला, ये पॉपुलेशन वाला। If we want to find out how close से बीटा 1 कैप इज टू बीटा 1, मतलब सैंपल का जो एस्टिमेट मिला वो कितना करीब है जी सर। पॉपुलेशन पैरामीटर के वैल्यू के।
फॉर दिस पर्पस वी ट्राई टू फाइंड आउट टू पॉजिटिव नंबर्स। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि दो पॉजिटिव नंबर्स को हम ढूंढे। एक तो होता है डेल्टा और एक अल्फा, द लेटर लाइंग बिटवीन 0 to 1, such that later means alpha, alpha 0 to 1, ठीक है ना, such that the probability of the random interval, अब ये इंटरवल हम बनाएंगे बीटा 1 कैप माइनस डेल्टा कॉमा बीटा 1 कैप प्लस डेल्टा contains the true beta 1 is 1 minus alpha। तो इसको हम पूरा लिख लेते, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। हाँ हाँ सर। तो अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए, अल्फा का वैल्यू होना चाहिए जैसे कि यहां बताया, यहां पे लिखे if the interval exists is known as confidence interval, 1 minus alpha is known as the confidence coefficient। तो आगे जाके कहीं पे पूछे कि कॉन्फिडेंस इंटरवल में जो कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट होता है वो क्या है, वो अल्फा, मतलब 1 माइनस अल्फा है। अब 1 माइनस अल्फा क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल का प्रोबेबिलिटी है। किसका कॉन्फिडेंस इंटरवल, पॉपुलेशन पैरामीटर का कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब यहां पे कौन से पॉपुलेशन पैरामीटर का हम लोग देख रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, बीटा 1 Yes. पॉपुलेशन पैरामीटर है, इसका वैल्यू बीटा 1 कैप माइनस डेल्टा बीटा 1 कैप प्लस डेल्टा के बीच रहेगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा। अब हमें क्या करना है, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट दिस डेल्टा। ठीक है, जी सर। अल्फा जो है वो 0 से लेकर 1 तक हो सकता है, इज नोन एज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्या बोलते हैं अल्फा को, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो 1 माइनस अल्फा हो गया कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट, अल्फा हो गया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। फॉर एग्जांपल इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05, अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05 और 5%, then the above probability would be read as the confidence interval includes true value, मतलब population parameter का value, true value of beta 1 with a chance of 95%। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन हम लोग धीरे धीरे देखेंगे तो ये धीरे धीरे हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो आगे जाके हम लोग देखते, अब कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे बनाएंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा 1। अब हम लोगों ने पहले से ही देख लिया था कि हम लोग z बना चुके। अब बीटा 1 कैप जो था वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, नॉर्मल इसका मीन निकला था बीटा नॉट, सॉरी बीटा 1 और उसका सिग्मा स्क्वायर बीटा 1, ये हो गया वेरिएंस। तो उसी का हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें z मतलब ये बीटा 1 कैप माइनस इसका मीन वैल्यू बाय स्टैंडर्ड एरर और SD स्टैंडर्ड डेविएशन। हम लोग को पता है ना स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों एक ही चीज है। तो उसका सबका वैल्यू पुट करने से ऐसा आता है, it seems that we can use the normal distribution to make probabilistic estimates about beta 1। ठीक ना,
we can use normal distribution to make probabilistic statements about beta 1 provided the true population variance sigma square is known. ये एक छोटी सी बात, लेकिन इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि ये पॉपुलेशन जो है, इस पॉपुलेशन के हमें बीटा नॉट पता नहीं, बीटा 1 पता नहीं. वी कैन एस्टिमेट बीटा नॉट, बीटा 1, लेकिन हमें क्या चाहिए, इस पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, ये पता होना चाहिए. ये पॉपुलेशन से ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम लोग इन दोनों का एस्टिमेशन करेंगे. बट सिग्मा स्क्वायर इज रेयरली नोन. जैसे कि ये भी पता नहीं है, ये भी पता नहीं है, तो इसका भी पता चलना बहुत ही मुश्किल है. रेयरली, कभी कभी, जैसे कि सेंसस वाले डेटा जो होता है उसमें कभी कभी हम लोग को मिल जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस वी डोंट नो सिग्मा स्क्वायर. सिग्मा स्क्वायर है पॉपुलेशन के जो वेरिएंस है. एंड इन प्रैक्टिस इट इज डिटरमाइंड बाय द अनबायस्ड एस्टिमेटर सिग्मा कैप स्क्वायर. सिग्मा कैप स्क्वायर क्या है, वो सैंपल का वेरिएंस है. If we replace sigma by sigma cap, then the immediate above equation becomes, अब ये कैसा हो जाता है, ये कैसा हो जाता है, बीटा 1 कैप माइनस बीटा 1 बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1 कैप. अब बीटा 1 कैप ये एस्टिमेटर है, बीटा 1 पॉपुलेशन पैरामीटर है, और नीचे क्या है, एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटर. तो इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं. देखो यहाँ पे सिग्मा था, अब यहाँ पे सिग्मा कैप आ गया. ठीक है. नाउ वी विल सी यूज टी डिस्ट्रीब्यूशन. यहां तक जब हमें पता था पॉपुलेशन वेरिएंस, हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे थे, हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का. लेकिन जब, क्योंकि ये तो जायज है ना कि सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू हमें हर टाइम मालूम नहीं होता है, रेयरली नोन. कभी कभी अगर वो जैसे कि कहा कि मतलब सेंसस वाले डेटा में हम लोग को मिल जाता है, लेकिन अक्सर नहीं मिलता. एंड इट इज वेरी वेरी कम्बरसम प्रोसेस टू ऑब्टेन दिस सिग्मा स्क्वायर. पॉपुलेशन वेरिएंस का एकदम निकालना बहुत ही मुश्किल काम है. तो ये रेयरली नोन है. अब जो स्टैटिस्टिक्स वाले हैं वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा इसमें बहुत प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो हम थ्योरी को ऐसा बनाते हैं कि ये प्रॉब्लम को हम बाईपास कर सकते हैं. तो बाईपास जब करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सैंपल वेरिएंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, एस्टिमेटेड सैंपल वेरिएंस. अब सैंपल वेरिएंस जो जब हम इस्तेमाल कर लेंगे, तब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. तब हम क्या करेंगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन. अब आगे जाके देखेंगे कि टी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ही कम अंतर है. अंतर है, अंतर नहीं है ऐसा नहीं है, अंतर है, बहुत अंतर है. लेकिन मोटा मोटा अगर देखें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सिमिलरिटीज है, वो दिखने में भी बहुत एक जैसा. तो हम आगे जाके देखेंगे. तो उसका हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करेंगे. तो इंस्टेड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सो द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा 1 इज P, means probability, that is minus T alpha by 2 to T alpha by 2. ये वाला सेम रहेगा, ये बीच वाला चेंज हो जाएगा. अब T हम लोग का ये मतलब माइनस टी अल्फा बाई 2, इसका हम बताएंगे कि अल्फा बाई 2 लिखने का क्या तात्पर्य है. is less than equal to beta 1 cap minus
बीटा डिवाइडेड बाई सिग्मा कैप इंटू समेशन एक्स आई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू टी अल्फा बाई 2। ये हो गया रेंज। अब इसका प्रोबेबिलिटी जो होगा वो 1 माइनस अल्फा होगा, मतलब मान लो 0.95। अल्फा अगर 0.05 होता है तो 1 माइनस 0.05 क्या आएगा, 0.95 आएगा, मतलब 95% इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल। मोर कॉम्पैक्टली वी कैन से 100%, 100 इंटू 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा 1। सिमिलर उसी तरीके से हम बीटा नॉट मतलब इंटरसेप्ट वाला का भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड नॉर्मल और स्टैंडर्ड टी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पे रेड कलर का एन मतलब क्या है, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एन अगर 30 के आसपास है तो वो इस तरीके का दिखेगा टी डिस्ट्रीब्यूशन, और एन अगर 30 से कम है ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लेस देन 30 तो ये और भी फ्लैट हो जाएगा, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन और भी फ्लैट हो जाएगा। इसीलिए मैंने बताया कि लगभग जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और टी डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत सिमिलर है। ठीक है, अब कॉन्फिडेंस इंटरवल 3 पार्ट था, बीटा नॉट, बीटा 1 और सिग्मा स्क्वायर। बीटा नॉट हो गया पॉपुलेशन पैरामीटर इंटरसेप्ट वाला, बीटा 1 हो गया पॉपुलेशन पैरामीटर स्लोप वाला, अब सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन पैरामीटर पॉपुलेशन का वेरिएंस। अब इसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, सिग्मा स्क्वायर। अच्छा ये बताओ कि हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर trying to construct this confidence intervals for these population parameters। इन population parameters के लिए हम लोग ये confidence interval का क्यों कर रहे हैं, जरूरत क्या है? क्योंकि हम लोग जब सैंपल्स लेते हैं ना पॉपुलेशन में, तो सैंपल से हम लोग को क्या मिलता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक या दो पर्टिकुलर्स, मतलब जितने सैंपल्स है उतने वैल्यूज मिलेंगे। तो कौन सा वैल्यू सही है, और मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा सैंपल पैरामीटर्स का, बीटा नॉट कैप का, बीटा 1 कैप का, सिग्मा स्क्वायर कैप का, उस डिस्ट्रीब्यूशन में कितना सटीक निकलेगा। ठीक है ना, तो उसका एक चेकिंग होता है। पहले तो एक वैल्यू आ गया, और एक्चुअली कई सारे वैल्यूज हैं, तो उनमें से कितना करीब जा रहा है ट्रू वैल्यू का, तो उसके लिए एक सिग्निफिकेंस, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस चेक करना पड़ता है। उसी के लिए हम लोग ये पॉपुलेशन मतलब एक कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये सब के लिए। तो वैसे ही सिग्मा स्क्वायर, बीटा नॉट के हम लोगों ने कर लिए, बीटा 1 का भी कर लिए, अब सिग्मा स्क्वायर का मतलब पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है, हाउ द पॉपुलेशन वैल्यूज आर, मतलब वेरी कैसे कर रहा है, वी यूज द स्टैटिस्टिक। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको चाई बोल सकते हैं या काई बोलते हैं, काई स्क्वायर, काई स्क्वायर या चाई स्क्वायर, वट एवर यू आर कंफर्टेबल यू कैन से, जो तुम्हें ठीक लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई जगह पे इसको चाई बोलते हैं, कई जगह पे इसको काई बोलते हैं, हम लोग लिखने के टाइम ऐसे लिखते हैं इसको। तो ये चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है या काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एंड इट फॉलोज, ये n-2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू सिग्मा कैप स्क्वायर, ये एस्टिमेटेड है और ये पॉपुलेशन वाला है, एंड इट फॉलोज चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन।
या काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का ना एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आता है। ये हम लोग थोड़ा बहुत रिग्रेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात कर चुके। तो आगे जाके अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग एक बार काई स्क्वायर का जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होता है उसके बारे में बात कर लेंगे। जी सर। Therefore we can use the chi-square distribution to establish the confidence interval for sigma square। तो उसी तरीके से ये वाला आ गया। इसी तरीके से हम लोग if we establish 95% confidence limit on sigma square and if we maintain a priori that these limits will include true sigma square will be right in the long run 95% of the time। ये आसान बात है। तो थोड़ा बहुत काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो आता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। काई स्क्वायर मतलब यहाँ पे एक स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि नॉर्मल वाला जो था वो इस तरीके से आता था, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इसके अगर ये स्टैंडर्ड नॉर्मल है तो बीच में एक जीरो आ जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल में क्या होता है, जीरो मीन तो होता है। तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड में होता है। लेकिन काई स्क्वायर जो है वो स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब खाली पॉजिटिव में आएगा, उसका नेगेटिव में कुछ वैल्यू आएगा ही नहीं। अब जितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो इस तरीके से आएगा। अगर 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो इस तरीके से आएगा। अगर और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ जाता है तो वो इस तरीके से आएगा। अब जस्ट इसी बात पे हम लोग जरा इसको ले लेते हैं कि इतना हम लोग मान लेते हैं कि अगर नॉर्मल से हम लोग चाई स्क्वायर में जाते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है और वो उसका पॉजिटिव साइड में आता है। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का क्या इस्तेमाल है, हम लोग जब टेबल्स देखेंगे, हम लोग को टेबल देखना भी आना चाहिए, स्टैटिस्टिकल टेबल। तो उस टेबल से हम लोग वैल्यूज को कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे चले आते पी वैल्यूज। अब पी वैल्यू क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी वैल्यू बोलते हैं। द पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ नल हाइपोथेसिस वर ट्रू, sampling variation would produce an estimate that is farther away from hypothesized value than our estimate। दूसरा वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, और informally the p value tells us how likely it is to get a result like this if the null hypothesis is true। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, द लोअर द पी वैल्यू द मोर मीनिंगफुल रिजल्ट बिकॉज इट इज लेस लाइकली टू बी कॉज्ड बाय द नॉइज। मान लो एक रिग्रेशन हम लोगों ने किया, उस रिग्रेशन में बीटा 1 का जो वैल्यू आया वो मान लो 0.56 आया। अब इसके साथ हमें इसका पी वैल्यू निकला 0.002। तो 0.02 मीन्स एकदम रूल ऑफ थंब बता रहा हूं, अगर पी वैल्यू 0.05 से नीचे आता है या तो 0. लेस देन और इक्वल टू, तो हम लोग बोलेंगे हाँ इसका वैल्यू जो आया 0.56 ये लेने लायक है। वी कैन टेक दिस वैल्यू फॉर फर्दर कैलकुलेशन और फर्दर एनालिसिस। हम लोग फर्दर एनालिसिस के लिए ये जो वैल्यू आया बीटा नॉट 1 का, इसका ले सकते हैं अगर इसका पी वैल्यू 0.05 से कम आता है या इक्वल या कम आता है। अब यहाँ पे देखो 0.02 आया तो इसको हम बोल सकते हैं हाँ इसको लेते। अगर यहाँ पे पी वैल्यू ऐसा आता
0.06, तो ये तो बढ़ गया ना 0.05 से, तो हम लोग उस टाइम बोल सकते नहीं, ये तो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वैल्यू या रिजल्ट नहीं है। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये एक एग्जाम्पल था, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल में फूड एक्सपेंडिचर है और इंडिपेंडेंट में टोटल एक्सपेंडिचर है, कि टोटल एक्सपेंडिचर कैसे फूड एक्सपेंडिचर को इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पे ये निकल गया बीटा नॉट कैप, ये निकल गया बीटा 1 कैप, ठीक है ना। अब ये दोनों का स्टैंडर्ड एरर भी है, ठीक है, और उसका टी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब टी वैल्यू, टी स्टैटिस्टिक का वैल्यू और पी वैल्यू। देखो हर टाइम अगर हम इसका भी देखें स्टैंडर्ड एरर, देखो इसका वैल्यू क्या है 94.2087 और स्टैंडर्ड एरर कितना है 50.8563। ये 94 से मतलब 50 ये आसपास है, बहुत दूर नहीं है। अब यहां पे जब देखते हैं इसका वैल्यू बीटा 1 कैप का वैल्यू कितना है 0.4368 और इसका स्टैंडर्ड एरर कितना है 0.0783, मतलब बहुत डिस्टेंस है। स्टैंडर्ड एरर बहुत छोटा है और मतलब वैल्यू के मुकाबले स्टैंडर्ड एरर बहुत छोटा है, लेकिन इस वैल्यू के मुकाबले स्टैंडर्ड एरर बहुत ही बड़ा है। तो देखो, तो इस जस्ट स्टैंडर्ड एरर देख के हम बोल सकते नहीं ये वाला बहुत सही नहीं तो लग रहा है, लेकिन ये सही लग रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू है 0.4368 और स्टैंडर्ड एरर आया 0.07, तो 10 टाइम्स हो गया ना, लगभग 10 और 8 टाइम्स करके हम, या 7 टाइम्स, इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय 7 यू विल गेट। तो स्टैंडर्ड एरर इतना छोटा आ गया। अब उसी का टी स्टैटिस्टिक्स का पी वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। देखो पी वैल्यू यहां पे क्या है, अमन बताओ। जी सर। पी वैल्यू कितना आया? टी वैल्यू सर 0.0695। किसका? इसका बीटा नॉट का। बीटा नॉट। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या ठीक ठाक है? क्योंकि हमें क्या चाहिए था पी वैल्यू का, ये किससे छोटा होना चाहिए, 0.05 से कम या इक्वल होना चाहिए। हाँ सर। ये क्या कम इक्वल है 0.05 से? नहीं सर, ज्यादा है सर। तो हम इसको बोलेंगे ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। हाँ सर। क्या? बीटा 1 कैप का वैल्यू। अब पी वैल्यू इसका बताओ, बीटा 1 कैप का वैल्यू बताओ। ये सर 0.00, तो सर ये यस स्टैटिकल हो जाएगा सर। हाँ, तो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है बीटा 1। ये बीटा 1 का है सर। हाँ, बीटा 1 कैप का स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, लेकिन इसका नहीं है। जी तो सर। हम बहुत आसानी से पी वैल्यू देखकर हम बता सकते हैं, तो इसीलिए पी हाँ वैल्यू बहुत जरूरी है। जी सर। ठीक है, अब हाँ सर। आर स्क्वायर देख लेते हैं। आर स्क्वायर क्या है, यहाँ पे आया 0। 0.3698। जी। ठीक है ना, तो मतलब हाँ सर। लगभग 37% फिट है, गुड फिट हुआ है। हाँ 37% गुड फिट हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, यहां से हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे हेटेरोस्क्लेरोसिस पे। जी सर। ठीक है, जी सर। चलो।